Hi everyone, I am Shivani. Welcome to the channel. This is the final part of our ecology unit. In this video, we will discussing some of the most critical environment issues we face today. We will cover major type of pollution along with some important environmental dates you should know. Let's get started and understand how these environment issues impact our planet and what we can do to make a difference. So let's get started. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं environment issues and pollutions. Pollution means undesirable change in physical, chemical and biological properties of air, water and soil is known as pollution. Pollution causing जो एजेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है pollutants. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को, विच कॉज पॉल्यूशन इन देयर नेचुरल फॉर्म इन विच दे रिलीज. फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स. जब ये रिलीज होते हैं इसी फॉर्म में ये पॉल्यूशन करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट. सेकेंड हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, formed by the primary pollutant after reaction with some atmospheric factor. जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक फैक्टर के साथ रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हाई लाइट या यूवी रेज या हाई प्रेशर में, तो ये फॉर्म करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को. हैंस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट भी इन्हें कहा जाता है. तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो है वो मोर टॉक्सिक होते हैं देन द प्राइमरी. और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि SO3, NO3, पेन की फुल फॉर्म होती है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉल्यूटेंट. दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की. कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे पॉल्यूटेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई और बैक्टीरिया इन्हें कंप्लीटली डिकम्पोज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड सीवेज, गार्बेजेस, डंग, वेजिटेबल पील्स, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स पार्ट. तो इन्हें कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल pollutants. Second is the non-biodegradable pollutants, either not degraded or degrade very slowly. या तो ये डिग्रेड नहीं होते हैं या बहुत स्लोली होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक कैंस, एल्युमिनियम कैंस हो गया, पॉलीथीन बैग्स, पेस्टिसाइड फॉर एग्जाम्पल DDT एंड BHC, मर्करी, कैडमियम एंड हैवी मेटल्स. दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव, मतलब कि इनकी जो क्वालिटी है कॉज पॉल्यूशन की ड्यू टू प्रेजेंस ओनली. अगर ये पॉल्यूटेंट सिर्फ और सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए प्रेजेंट ही है तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन हो जाता है. जैसे कि पेस्टिसाइड, DDT और BHC जो होते हैं इनकी प्रेजेंस से ही पॉल्यूशन हो जाता है. सेकेंड है क्वांटिटेटिव, जब इनकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है या क्वांटिटी से पॉल्यूशन होता है उसे कहा जाता है. डू नॉट कॉज पॉल्यूशन नॉर्मली. नॉर्मली तो ये पॉल्यूशन नहीं करते हैं बट आफ्टर अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, जब इनकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है उससे ज़्यादा इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो पॉल्यूशन होता है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मली तो ये पॉल्यूटेंट नहीं है लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाए तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक तरह का पॉल्यूशन कॉज करती है. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन का मेजर जो चेंज है अनडिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एयर उसे कहा जाता है. और एयर में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आया था इन 1981 पर. और सेकेंड इन 1987 में नॉइज पॉल्यूशन इज इंक्लूडेड अंडर द एयर पॉल्यूशन. ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो पूछी जाती हैं. एयर पॉल्यूशन के लिए जो एक्ट आया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन दैट इज 1981 एंड 1987 में नॉइज पॉल्यूशन इज इंक्लूडेड अंडर द एयर पॉल्यूशन. और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था इन 1986. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एयर पॉल्यूशन. इसमें हमें दो तरह के पॉल्यूटेंट देखने को मिलते हैं. प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, फर्स्ट इज प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की.
प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कॉज पॉल्यूशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस फॉर्म, स्मोक और डस्ट की फॉर्म में जो पॉल्यूशन होता है उसे कहा जाता है, जो हमें देखने को मिलता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सीपीसीबी की फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 माइक्रोमीटर है, तो उन्हें हम कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। ये कॉज करते हैं ग्रेटेस्ट हार्म टू एनिमल, दीज आर द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें, ये बनते हैं फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स विद एनी एनवायरमेंट फैक्टर, देन ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, जैसे SO3, O3 ओजोन को कहा जाता है, पैन एंड फोटोकेमिकल स्मोक, दीज आर द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। और अगर हम स्मोक की बात करें तो स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक, डस्ट एंड फॉग, देन स्मोक की फॉर्मेशन होती है, एंड ये भी एक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। अगर हम टाइप ऑफ स्मोक की बात करें तो स्मोक हमें दो तरह की देखने को मिलती है। फर्स्ट इज लॉस एंजल स्मोक, जिसे समर स्मोक कहा जाता है, या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक इसे कहा जाता है, या फोटोकेमिकल स्मोक इसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑब्जर्व इसे किया गया था लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में 1946 में। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, हाई कंसंट्रेशन उसकी देखने को मिलती है, एंड हाइड्रोकार्बन की या पैन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, उसकी वजह से ये होती है, और इसे हम नाइट्रोजिनस स्मोक भी कहते हैं। बट इसमें डू नॉट इन्वॉल्व स्मोक एंड फॉग, इसमें स्मोक एंड फॉग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज लंडन स्मोक, जिसे रिड्यूसिंग स्मोक भी कहा जाता है, या क्लासिकल स्मोक या विंटर स्मोक भी इसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑब्जर्व इन लंदन इन 1952 में इसे देखा गया था, और ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है, एंड हाई पार्टिकुलेट मैटर देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है सल्फरस स्मोक इसे कहा जाता है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मोक एंड फॉग देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन को अगर रिमूव करना हो तो किया जा सकता है बाय स्क्रबर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन से। फर्स्ट हम बात करते हैं स्क्रबर की। स्क्रबर का यूज़ हम करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को अगर रिमूव करना है देन यूज़ किया जाता है स्क्रबर। स्क्रबर की अगर हम बात करें तो इस तरह से हमारे पास ये देखने को मिलता है, जिसमें हम डर्टी एयर को एंटर करवाते हैं, एंड हम लाइम वाटर जो है स्प्रिंकल इस पे करते हैं। जैसे ये डर्टी एयर जो है वो इसमें एंटर करती है, तो डर्टी एयर के ऊपर अगर हम लाइम वाटर जो है वो छिड़कते हैं, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड को ये लाइम वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो नीचे चला जाता है, और जो क्लीन एयर होती है वो हमें देखने को फिर मिलती है। तो क्लीन एयर की जाती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है ये स्क्रबर। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, जिसमें रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर को किया जाता है। इस तरह से डर्टी एयर के पार्टिकल्स होते हैं, और अगर हम उन्हें पास करवाते हैं नेगेटिवली चार्ज वायर से, तो ये नेगेटिवली चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल जो है वो इसके साथ जुड़ जाते हैं, और जो क्लीन एयर होती है वो इससे बाहर निकलती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन से भी हम एयर पॉल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, दैट इज ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में अनबर्न्ड जो हाइड्रोकार्बन होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो एयर पॉल्यूशन जो है वो कॉज करती है। तो अगर हमने इसे ठीक करना हो तो देन यूज़ किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर अगर हम ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर में होता है प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड होती है,
उसे ये कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट करता है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देता है ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, कि जो नॉन पॉइजनस होती हैं उनमें, और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो पॉइजनस होती हैं उसे भी ये कन्वर्ट करता है कैटालिटिक कन्वर्टर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस में, जो कि नॉन पॉइजनस होती है। तो ये काम होता है इस कैटालिटिक कन्वर्टर का। सेकेंड हम बात करते हैं अनलेडेड पेट्रोल की। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, ऑटोमोबाइल विच आर फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर, जिन ऑटोमोबाइल में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हो, शुड हैव अनलीडेड पेट्रोल। तो उनमें जो पेट्रोल यूज़ किया जाएगा उसमें लेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज लेड इनएक्टिवेट द कैटालिस्ट। अगर उसमें लेड प्रेजेंट होगा तो वो कैटालिटिक का वर्क जो है वो बंद कर देगा और कैटालिस्ट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल में अनलीडेड जो है पेट्रोल यूज़ करना होता है। सेकेंड हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जैसे कि अस्थमा, एलर्जी एंड हे फीवर। और सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को जो उसके लिए इंडिकेटर होते हैं, जिसकी वजह से डिसअपियरेंस ऑफ लाइकन होते हैं। तो अगर लाइकन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब है when sulfur dioxide and nitrogen oxide concentration increases in the atmosphere, उसे कहा जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है दे विल फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। देन रेन के साथ जब ये मिलता है, रेनफॉल के साथ ये फॉल होता है, तो एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है। इस तरह की रेन को कहा जाता है एसिड रेन। और नॉर्मल जो रेन होती है उसका pH 6.5 होता है, लेकिन जो एसिड रेन होती है उसमें हमें देखने को मिलता है pH 4 to 5.5, जो कि एसिडिक होता है, विच कॉज द स्टोन लेप्रोसी। ये कॉज करता है, अफेक्ट करता है मार्बल्स को। नेक्स्ट पॉल्यूशन दैट इज द वाटर पॉल्यूशन। एंड वाटर पॉल्यूशन जो हमें देखने को मिलता है, undesirable change in quality of water is known as water pollution. वाटर पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया था 1974 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो तरह का हमें देखने को मिलता है, पॉइंट पॉल्यूटेंट्स एंड नॉन पॉइंट पॉल्यूटेंट्स। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज पॉइंट पॉल्यूटेंट्स, जिसमें आते हैं इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूटेंट्स, हाउस होल्ड पॉल्यूटेंट्स, म्यूनिसिपल वाटर पॉल्यूटेंट्स, जिन्हें हम ट्रीट करते हैं बाय द सीवेज ट्रीटमेंट, एंड नॉन पॉइंट पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू सिटी स्टॉर्म, फ्लड या एग्रीकल्चर रन ऑफ से जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या पॉल्यूशन होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अगर वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है तो उसमें हमें उससे क्या क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब है इंक्रीज केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी कॉज द यूट्रिफिकेशन। मतलब कि जो वाटर में है न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। अगर उस मिनरल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एजिंग ऑफ वाटर बॉडीज को ही कहा जाता है यूट्रिफिकेशन, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है सम प्लांट की, क्योंकि यहाँ पे मिनरल की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, केमिकल न्यूट्रिएंट्स वाटर में ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हमें एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलती है कुछ प्लांट्स की, जैसे कि एल्गी। तो एल्गी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है एल्गल ब्लूम। और एल्गल ब्लूम में बहुत ज़्यादा अगर एल्गी जो है वो पानी में ग्रो कर जाएगी तो वो सारी ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ये यूज़ कर लेगी। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर जाएगी और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से बीओडी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घट जाती है, और जो वाटर बॉडीज और इसमें ग्रो कर रही होती हैं पानी में वो डेड हो जाती हैं। तो वाटर पॉल्यूशन से ये हमें देखने को मिलता है। सेकंड हम इसमें एग्जांपल डिस्कस करते हैं वाटर हाइसेंथ, जिसे हम एलियन स्पीसीज या इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं, क्योंकि ये बाहर की कंट्री से इंडिया में आया था। एकॉर्निया क्रेसिपस, जिसे ब्लू डेविल या बंगाल टेररिस्ट कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, इसकी रिजल्ट की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है और उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है फिशेज़ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिश जो है वो मर जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल फेमाइन, जिसे हेलिमेंथिस्पोरियम ऑर्जिया जो फंगस थी उसकी वजह से देखने को मिलता है। लीफ स्पॉट ऑफ राइस, जो फंगल डिजीज़ है वो राइस में कॉज करती है और राइस की पूरी जो खेती होती है उसको ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से बंगाल फेमाइन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द एक्सेलरेटेड और
कल्चर यूट्रोफिकेशन जो मैन मेड होती है ड्यू टू NO3 PO4 नेगेटिव की वजह से देखने को मिलती है। ये भी एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और वाटर बॉडी जो है वो किल होती हैं। नेक्स्ट दैट इज बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी लेवल एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। मतलब कि टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो ट्रॉफिक लेवल में जब बढ़ता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रॉफिक लेवल की बात करें, इस तरह से हमारे पास एक्वेटिक एग्जाम्पल हम एक्वेटिक का अगर लें, फाइटोप्लैंक्टोन्स, जूप्लैंक्टोन्स, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस एंड फिशेस ईटिंग बर्ड जैसे कि सी गर्ल्स हो गए। फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर फाइटोप्लैंक्टोन्स में DDT का जो छिड़काव है वो किया गया है, देन इसमें जो प्लांट्स हैं उन हर एक प्लांट पे जो है वो XDT है, फॉर एग्जांपल X है। अगर जू प्लैंक्टोन जो है वो 4 प्लांट्स को खा रहा है तो उसमें 4x का लेवल बढ़ जाता है। फिर एक जू प्लैंक्टोन जो है वो 4 प्लांट्स को खाएगा तो 4x हो जाएगा। एंड स्मॉल फिशेस जो हैं वो जू प्लैंक्टोन्स को खा रही हैं तो 5 जू प्लैंक्टोन्स को अगर एक स्मॉल फिश खा रही है तो उसमें 20x एक फिश में आ जाएगा। देन लार्ज फिशेस जो हैं वो स्मॉल फिशेस को खा रही हैं और वो अगर 3 फिशेस को भी खा रही है तो उसमें 60x उसका लेवल बढ़ जाता है। देन फिश ईटिंग बर्ड्स जो हैं वो 2 लार्ज फिशेस को अगर खा रहे हैं देन उसमें 120x जो है वो DDT का लेवल बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मर्करी, कैडमियम जो हैवी मेटल्स होती हैं या DDT भी होती है, जिनकी हायर कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलती है। फिश ईटिंग बर्ड जो सी गिल्स हैं इनमें हमें हायर कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। तो इफेक्ट इन बर्ड्स होता है, क्या इफेक्ट इसका देखने को मिलता है, इनके जो शेल होते हैं एग के वो थिन हो जाते हैं। अफेक्ट मोस्टली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इसमें ये अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो सेल बने होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं और उनकी थिनिंग हो जाती है। रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ एग इजिली, जिससे कि एग जो है वो जल्दी से टूट जाते हैं। एंड डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, और जिसकी वजह से बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती है। तो ये भी इफेक्ट होता है इसका। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिजीज जो वाटर पॉल्यूशन से होती हैं। फर्स्ट इज कैडमियम पॉइजनिंग, जिसे CD पॉइजनिंग कहा जाता है। एटाई डिजीज होती है जिसे आउच डिजीज भी कहा जाता है, जो बोन और किडनी की डिसफंक्शनिंग जो है वो करती है। सेकंड इज मर्करी पॉइजनिंग, जिसे मर्करी पॉइजनिंग कहा जाता है। इससे कॉज होती है मिनीमाटा डिजीज और ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है ड्यू टू मिथाइल मर्करी। ये हमें देखने को मिलता है ड्यू टू मिथाइल मर्करी में। Occur in human due to ingestion of fishes and shellfishes contaminated by the mercury। जो फिश जो है वो कॉन्टामिनेटेड है मर्करी से, अगर ह्यूमन जो है उसको फिश को खाता है देन उससे देखने को मिलती है मिनीमाटा डिजीज और ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोराइड पॉइजनिंग, और फ्लोराइड पॉइजनिंग से जो है वो टीथ जो है डिफॉर्मेटाइज होते हैं। इसे हम फ्लोरोसिस भी कहते हैं। फोर्थ हम बात करते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग, जिससे ब्लैक फुट डिजीज जो है वो देखने को मिलती है। नाइट्रेट पॉइजनिंग, NO3 पॉइजनिंग इसे कहा जाता है, जो मिथाइलो ग्लोबिनेमिया डिजीज होती है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट या म्यूनिसिपल वेस्ट होता है उसको ट्रीट किया जाता है, जिसमें कि फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जिसे फिजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है। सेकंड जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। थर्ड इज द टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसमें केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट इसे कहा जाता है। अब अगर हम इसे देखें किस तरह से ये ट्रीटमेंट होता है, तो इसके लिए हमें जो टैंक रिक्वायर्ड होते हैं, फर्स्ट हमें देखने को मिलता है दैट इज द प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एंड सेकंड इज द एरेशन टैंक, एंड थर्ड इज द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, एंड फोर्थ इज द एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक की। ये सभी टैंक जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टिंग होते हैं। जैसे ही हम फर्स्ट प्राइमरी सेटलिंग टैंक में सीवेज जो है वो एंटर करवाते हैं, तो सीवेज में जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन उनकी की जाती है। जो फिल्ट्रेशन फ्लोटिंग पार्टिकल को फिल्ट्रेट की हेल्प से निकाला जाता है, और जो डिजॉल्व होता है वो उसे कहा जाता है प्राइमरी एफुलेंट। और ये जो डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं ये सेडिमेंटेशन की हेल्प से जो नीचे बैठ जाते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज।
इस प्राइमरी स्लज को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। देन जो डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं वो एंटर करते हैं एयरेशन टैंक। इस तरह से एयरेशन टैंक से जो है वो एयर एंटर करवाई जाती है या एयर जो है इसमें डाली जाती है, डिजॉल्व करवाई जाती है। डिजॉल्व जो पार्टिकल होता है उसके साथ जब एयर मिक्स होती है तो बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है उसमें ग्रो करते हैं। एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई जब ग्रो करते हैं उसे कहा जाता है फ्लॉक्स। इस फ्लॉक्स में प्रेजेंट होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अगर पॉल्यूशन अगर इसमें ज़्यादा है, अगर ये सीवेज ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एरोबिक कंडीशन में ही ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। जैसे ही ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो इस वाटर को क्लियर आउट करते हैं तो इनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाती है तो ये वाटर जो है वो क्लीन हो जाता है। इसे हम सेकेंडरी एफुलेंट कहते हैं और जो हम ट्रांसफ़र करते हैं फिर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब इसकी कम हो जाती है फिर इसे सेकेंडरी एफुलेंट कहा जाता है और इसे ट्रांसफ़र किया जाता है फिर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। देन क्लीन ये वाटर होता है और इस क्लीन वाटर को यूज़ किया जाता है वाटर बॉडीज़ में और मतलब कि इसे रिवर्स में डाल सकते हैं और अगर हमें इसे पीने के लिए यूज़ करना है तो इसकी क्लोरिनेशन की जाती है। देन इसमें भी जो एक्टिवेटेड स्लज होता है, फ्लॉक्स जो बचे होते हैं जो सेटल डाउन हुए हैं नीचे, जो एक्टिवेटेड स्लज होता है जिसमें कि बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट होते हैं, उस जिस तरह से अगर हमने कर्ड बनाना हो तो कर्ड में हम दूध में पहले थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, तो इसी तरह से इस फ्लॉक्स को भी थोड़ा सा इसका जो माइनर पार्ट होता है उसे फिर से डाला जाता है एयरेशन टैंक में ताकि वहाँ बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो जल्दी से ग्रो कर सकें। इसे कहा जाता है इनोकुलम, उसे कहा जाता है इनोकुलम। इनोकुलम किया जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से थोड़ा सा फ्लॉक्स जो है वो डाला जाता है एयरेशन टैंक में और जो बाकी एक्टिवेटेड स्लज होता है मेजर पार्ट उसका डाला जाता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। इस तरह से इसमें जब ये डाला जाता है तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजेंस। जो मिथेनोजेंस होते हैं ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और ये डाइजेस्ट कर लेते हैं इस फ्लॉक्स को और बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं। और बायोगैस में हमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड देखने को मिलती है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मीथेन होती है। तो इस तरह से इससे जो है वो बायोगैस भी बनाई जा सकती है और इस तरह से जो क्लियर वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है, उसे वाटर बॉडी में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। थर्ड पॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल में इसको मेजर किया जाता है। बिलो 80 डेसिबल जो साउंड होती है वो टॉलरेबल होती है एंड अबव 80 डेसिबल दैट इज डेंजरस एंड मोर देन 150 डेसिबल ईयर ड्रम्स कैन बी रप्चर्स। जैसे जेट प्लेन्स या रॉकेट्स में ये देखने को हमें मिलती है। ग्रीन मफलर्स एंड ग्रीन बेल्ट्स का मतलब है रोड साइड प्लांटेशन लाइक अशोका एंड नीम की अगर प्लांटेशन की जाए तो उसकी वजह से रिड्यूस होता है साउंड पॉल्यूशन। इसे कहा जाता है ग्रीन मफलर एंड ग्रीन बेल्ट्स। नेक्स्ट दैट इज द रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन। रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन देखने को मिलता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, स्ट्रोंटियम 90, रेडियम 226। स्ट्रोंटियम 90 से जो है उससे ब्लड कैंसर कॉज होता है जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। आयोडीन 131 यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ थायराइड कैंसर के लिए इसका यूज किया जाता है। रेडियोएक्टिव डिजास्टर की अगर हम बात करें तो यूक्रेन में 26 अप्रैल 1986 को हुआ था जिसे कहा जाता है चिरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, जिसमें कि एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो हुआ था जिसमें सीजियम आयोडीन 131 रिलीज हुई थी। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर था जो हुआ था 26 अप्रैल 1986 में जिसे कहा जाता है चिरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी। 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर 1984 को हुई थी ड्यू टू MIC मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी। ड्यू टू रिएक्शन ऑफ फॉस्जीन विद वाटर, जब फॉस्जीन की रिएक्शन वाटर के साथ हुई थी देन मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो फॉर्म हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में और इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की। इस तरह से हमारे जो अर्थ की लेयर है इसमें सन से रेज आती हैं, उन्हें कहा जाता है सोलर रेडिएशंस।
इन सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है अपर लेयर ऑफ अर्थ एंड कुछ जो हीट होती है या रेज होती हैं उन्हें जो है वो वापस भेज देती है, दैट इज द इंफ्रारेड रेडिएशंस। एंड ये रेडिएशन जो हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होंगी तो ये आगे पास हो जाती हैं और क्लाउड और गैसेस के साथ जब ये टकराती हैं देन ये इस तरह से दोबारा से एंटर करती हैं अर्थ क्रस्ट में, जिसकी वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। शॉर्ट वेवलेंथ की रेज जो है वो वापस चली जाती हैं, लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं उनके साथ या गैसेस के साथ ये वेव्स जो हैं वो टकरा के दोबारा से अर्थ में एंटर करती हैं और अर्थ में एंटर करती हैं ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये हमें देखने को मिलता है एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे कहा जाता है। नॉर्मल अगर केस की बात करें तो अर्थ का टेम्परेचर 15 to 16 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर को नहीं रेज करेगा तो इट वुड बी -18 डिग्री सेल्सियस जो है वो अर्थ का टेम्परेचर होगा अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, देन मीथेन, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड देन N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो 60% कार्बन डाइऑक्साइड, देन CH4 20%, CFCS जो है 14%, N2O जो है वो 6% देखने को मिलती है। ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया जो है वो उसमें फ्लड आ सकता है और लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अफेक्ट होता है, इसे कहा जाता है एल नीनो इफेक्ट, इसे कहा जाता है, जो ग्रीन हाउस वजह से हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है और इस इफेक्ट को कहा जाता है एल नीनो इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की, जिसे कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये किया गया था ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो प्रोटोकॉल दिया गया था दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल, और ये दिया था जापान में एक जगह है दैट इज क्योटो, इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया था। 1997 में ये दिया गया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल की। तो ओजोन का अगर हम बात करें तो O3 को कहा जाता है ओजोन। ये एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन होता है। बैड ओजोन और गुड ओजोन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अर्थ की जो लेयर होती है, जो ट्रोपोस्फियर लेयर होती है, उसमें बैड ओजोन होती है, कैन डैमेज द लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये डैमेज करती है। एंड गुड ओजोन हमें देखने को मिलती है इन द स्ट्रेटोस्फियर, जो प्रिवेंट करती है, बचाती है हमें यूवी रेज से। नॉर्मल थिकनेस की बात करें ओजोन की अगर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 300 डेप्सन यूनिट की होती है। DU से इसे डिनोट किया जाता है डेप्सन यूनिट को। नॉर्मल थिकनेस है इसकी 300। लेकिन ओजोन होल फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985 ओवर अंटार्कटिका रीजन। तो अंटार्कटिका है साउथ पोल की तरफ, वहाँ इसे देखा गया और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस। और इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बाय जोनाथन सैंकलिन ने, और वहाँ पे ओजोन की जो थिनिंग थी दैट इज लेस देन 200 डेप्सन यूनिट। एवरी ईयर इसे चेक किया जाता है ड्यूरिंग द विंटर, अक्टूबर से नवंबर में। ओजोन होल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन बाय द चैपमैन्स रिएक्शन, जिसमें कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फोटोलाइज होते हैं सोलर रेडिएशन से एंड क्रिएट करते हैं ऑक्सीजन रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं। दिस ऑक्सीजन रेडिकल जो है वो एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन की होती। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब रीच करती है स्ट्रेटोस्फीयर एटमॉस्फेयर में, दे आर ब्रोकन डाउन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये टूटती है, रिलीज करती है क्लोरीन एटम। ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है एंड दिस क्लोरीन एटम जो कैटलिस्ट है फर्दर रिएक्ट करता है ये ओजोन लेयर के साथ। जैसे ही ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करता है तो इन फॉर्मेशन ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें बनता है O2 की फॉर्म होती है एंड वन मॉलिक्यूल बनता है दैट इज ClO। दिस ClO इज फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एटम। O रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल के साथ ये फर्दर रिएक्ट करता है, देन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन O2 की फॉर्मेशन करता है एंड कमिंग बैक ये क्लोरीन एटम जो है वो दोबारा से बना देता है। दिस प्रोसेस इज ए चेन रिएक्शन मीनिंग वन क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय द 1000 ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को ये जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज होती है ये रेफ्रिजरेटर में और जो जेट प्लेन्स होते हैं उनमें ये रिलीज होती है। हम बात करते हैं
एवरी ईयर ड्यूरिंग द विंटर टेम्परेचर जो है अंटार्कटिका का -40 डिग्री होता है और वहाँ आइस के क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ आइस HCl गैस जो है वो ब्रेक होती है इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव Cl कैटलिस्ट में ये ब्रेक होती है और ये क्लोरीन के एटम जो हैं वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं एंड ClO फिर अगर ये ओजोन ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है देन फिर से रीजनरेट हो जाता है ये क्लोरीन कैटालिस्ट और इस तरह से रीजनरेट होके ये ओजोन को डिप्लीट करता है। ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को और ओजोन के लिए जो प्रोटोकॉल दिया गया था उसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल से हम याद रखेंगे एम के बाद इसमें ओ आता है तो ये ओजोन के लिए है। 1987 में दिया गया था। 27 कंट्री जो है उस टाइम ज्वाइन हुई थी और कनाडा में ये किया गया था टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन प्रोडक्ट्स का कम से कम यूज़ किया जाए। टिल नाउ 175 कंट्री जो हैं वो पार्टिसिपेट हैं इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर। नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट 1973 में ये आया था। स्टार्टेड इन द टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में बाय द सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। इसमें हगिंग ट्री मूवमेंट इसे कहा जाता है। 5F प्रोग्राम भी इसे कहा जाता है, फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर एंड फर्टिलाइजर के लिए ये हुआ था। अपिको मूवमेंट इज द साउथर वर्जन ऑफ द चिपको मूवमेंट, सो इट इज़ नोन एज अपिको मूवमेंट और ये 10 साल के बाद की गई थी। 1983 में की गई थी। अमृता देवी ने इसे शुरू किया था। इस अपिको मूवमेंट की शुरुआत जो है वो अमृता देवी ने की थी, जिसमें कि वनों को बचाने के लिए ये किया गया था और इसमें जो है पेड़ को गले लगाकर जो है वो पेड़ों को बचाने का प्रयास किया गया था। अमृता देवी बिश्नोई जो लेडी थी हु सेक्रीफाइस हर लाइफ टू सेव द ट्री, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था वाइल्ड कंजर्वेशन अवार्ड, दैट इज़ द अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, अ नेशनल अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर पोल्यूशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1971, वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट टाइगर। स्टार्ट किया गया था 1971 में, लॉन्च किया था इसे 1 अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट लाइन 1972 गिर गुजरात में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 बांदीपुर, प्रोजेक्ट हंगुल कश्मीरी स्टैग 1970 डचिंगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। राइनो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1987 दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 1975 उड़ीसा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980, ओजोन डे 16 सितंबर, एनवायरमेंट डे 5 जून, रामसर कन्वेंशन जिसे वेटलैंड कन्वेंशन कहा जाता है, रामसर ईरान में ये हुआ था 2 फेब 1971, तो वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फेब को। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा, रेड डाटा बुक मॉर्गेज स्विट्जरलैंड 1964, अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, वर्ल्ड समिट 2002 जैनबर्ग साउथ अफ्रीका, चिपको मूवमेंट 1973 गढ़वाल उत्तराखंड, भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 to 3 दिसंबर 1984 जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो गैस रिलीज हुई थी। चिनोबियल न्यूक्लियर डिजास्टर 26 अप्रैल 1986, ट्री लेडी कहा जाता है लेडी सेन सालू मर्दा थिमक्का कर्नाटका। इन्होंने प्लांटेशन की थी पीपल बरगद ट्री की प्लांटेशन की थी। इन्हें मदर ऑफ बनियन भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजी सीरीज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।